बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। एक तरफ ऑपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के दर पे है तो दूसरी तरफ हुकूमत ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस बुलाने के लिए इकदाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज काबीना कमेटी के इजलास में अपनी कानूनी टीम को हिदायत जारी की है कि बरतानिया हुकूमत को खत लिखा जाएगा कि नवाज शरीफ को वापस भेजा जाए। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि करप्शन से बचने के लिए नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क बैठे हैं, उनको वापस लाना होगा। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने भी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ उसमें उन्होंने यह तय किया कि 11 अक्टूबर को जलसा होगा और 11 अक्टूबर से अब हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। एक तो इस पर बात करेंगे कि ऑपोजिशन हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकेगी, ऑपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत को घर भेज सकेगा या नहीं भेज सकेगा। लेकिन साथ ही साथ ऑपोजिशन ये बात करती भी नजर आई है कि वो हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहते। अभी भी वो अवामी जो मफाद है उसका बयानिया सामने लेकर आ रहे हैं कि महंगाई में इजाफा है, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया और शहबाज शरीफ साहब ने कल जो तमाम तर दलाइल अदालती कार्रवाई हुई उसके बाद उनका 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस पर बात करेंगे और बैरूनी चैलेंजेस जो चल रहे हैं वो भी जेर बहस रहेंगे और साथ ही साथ जो अब्दुल्ला की क़यादत में पहली बार यहां पर वक्त पाकिस्तान में मौजूद था, वज़ीर आज़म इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई, इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ दीगर उमूर भी जेर बहस रहेंगे। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपकी ही राय जानना चाहूंगा, तमाम तर जो मुल्की सूरत हाल इस वक्त चल रही है, एक तरफ तो ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां कर चुकी है, एक तरफ जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसकी इजलास हो रहे हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने दोबारा तैयारी पकड़ ली है कि वो दोबारा खिताब करेंगे वीडियो लिंक के जरिए, तो वहां से बैठ के पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत जो उनको वापस लाने की तैयारी कर रही है। सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, जो मैं शुरू से जो आपका क्वेश्चन है ना काशिफ के, जिसमें आपने कहा जी कि अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है। देखें, मैं ये समझता हूं कि एक वो डूबते को तिनके का सहारा उसके मुस्ताक, बेसिकली दे ऑल नो कि एक एक करके सबकी बारी आ रही है और बारी आ रही है जेन्युइनली आ रही है करप्शन के ऊपर। अब जब नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग हुआ, जब इन्होंने फाइनली मतलब फैसला किया, और ये फैसला अभी का नहीं, कुछ अरसा पहले ये डिसाइड हुआ था, जो कि ओपन पेपर्स पे भी आया कि दे विल ब्रिंग हिम बैक, वापस आके कानून का सामना करना पड़ेगा। ये और बात है कि उस वक्त बीमारी का बहाना जो भी था, इवन अदलिया ने भी एक मौके पर कहा जी कि आप लिख के दें, ये फैसला करें, बताएं कि कल तक वो जिंदा रहेंगे या नहीं। इस हद तक हालत उनकी तशवीशनाक बताई जा रही थी या बनाई जा रही थी। अच्छा, उसके तहत उस वक्त हमदर्दी के तहत ये जिस तरह भी है गवर्नमेंट ने अलाउ किया, अदलिया ने भी कहा, ही वेंट देयर विद अ कमिटमेंट कि वापस आना है विद इन 6 वीक्स, 4 वीक्स, 8 वीक्स, जो भी एक टाइम दिया हुआ था। और साथ ये भी कहा गया था कि आप अपना बताएंगे कि वहां से आप थ्रू पाकिस्तान हाई कमीशन वीकली बेस पे उनकी हेल्थ की रिपोर्ट देंगे कि अब क्या है, कैसी है। अच्छा, वो सारी चीजें वायलेट की गई और फिर मौसूफ वहां पे एक्टिव भी नजर आए, कभी होटलिंग करते हुए, कभी वॉक करते हुए, उसकी भी वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती नहीं चीजें। तो देन गवर्नमेंट थॉट कि नहीं, ये तो एक ड्रामा करके गए हैं, तो ही शुड कम बैक एंड फेस द म्यूजिक या फेस द लॉ। जब ये सारी बात हुई तो मौसूफ ने फिर ये आपका ये जो पीडीएम है ये मुतहरक हुआ, उनके जो जितने यहां पे अलकार हैं वो मुतहरक हुए, सोशल मीडिया। और देन एक बयान, वो जो वीडियो लिंक पे लास्ट जो उनका स्पीच था, मुझे एक बात बताएं काशिफ कि एक कन्विक्टेड मुलजिम नहीं मुजरिम, सजा याफ्ता, 7 साल तो जेल उनको हुई थी ना एक केस के ऊपर, वो बाहर जाता है और बाहर जाके फिर वो आके वीडियो लिंक के ऊपर, और वीडियो लिंक के ऊपर भी काबिले एतराज बातें, मतलब आप देखें कि आप के इदारे आपके लिए बड़े बड़े ही मोहतरम हैं, मुल्क की सलामती के ज़ामिन है, उसके ऊपर बात करना, अदलिया पे बात करना, ये सारा कुछ जब मौसूफ ने किया तो उसकी वजह से मैं समझता हूं कि इवन पब्लिक के अंदर, मैं सोशल मीडिया पे भी वी कीप मॉनिटरिंग, आप ट्विटर पे देखें, हर जगह देखें, इवन इनके बड़े चाहने वाले फॉलोअर्स, वो लोग भी उन्होंने कंडेम किया कि नवाज शरीफ साहब को यह बयान नहीं देना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, वो हुआ। अब अगर हम इन हालात पे आते हैं, उन्होंने अपनी तहरीक को जरा मुतहरक किया और जितने मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को जाती राय है, मेरी जाती राय, आप कहते हैं कि बड़ा सियासतदान, 3 दफा के वज़ीर आज़म, मुझे एक बात बताएं कि बिना सोचे बिना समझे आप इस तरह का बयान ओपनली दाग सकते हैं? जरदारी साहब भी थे, अब देखें ना, वो भी एक सियासतदान है। मैं इस लिहाज से आई एम नॉट फॉर पीपीपी,
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसने फिर भी जरदारी साहब या बिलावल ने, उन्होंने फिर भी समझदारी का सबूत दिया। दे डिड नॉट टॉक सो वोकली। इन्होंने तो वहां से ही अपनी कश्तियां जलाने की पूरी कोशिश की, बिकॉज ही न्यू कि नो मोर। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे जितने लोग हैं उन सारों को मुतहरक करके चलो जी आप एक, ये सारे जो जितनी पार्टीज मिली हैं, मैं इनको कैरेक्टर एक्टर्स कहूंगा, मेन प्लेयर्स नहीं है। और मेन प्लेयर भी अपने आप को तो दबो चुका। वापस आके कानून को फेस करना ये जरूरी है, और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हर हालत में वापस लाना है। देखें, गवर्नमेंट की भी इसके ऊपर क्रेडिबिलिटी की बात है। लोग ये भी बातें कर रहे हैं ना कि डील हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, जबकि पीएम कहते हैं कि नो एनआरओ, मैंने नहीं देना और किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। अब इस बात के ऊपर भी वापस लाना, गवर्नमेंट का इतना बमांगे दोहल कहना और इतना बोल्डली कहना कि हम लेके आएंगे और कानून का वो सामना करेंगे, एक तो ये बड़ी मुस्बत बात है। अब इसके लिए जब कल अखबारों में जो भी आया कि बड़ा वाज़ेह फैसला किया गया कि बरतानवी गवर्नमेंट को लेटर लिखा जाएगा, और एक चीज याद रखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म इमरान खान के भी खासे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन कानून के मुताबिक भी मेरी एक जाती राय है कि बरतानिया ने क्या क्या, वो एक आमाजगाह है हमारे मुजरिमों की। कभी अल्ताफ हुसैन वहां पनाह लेता है, कभी नवाज शरीफ लेता है, बाकी मुजरिम भी वहां जाके। गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन दे शुड ऑल्सो थिंक, और मेरे ख्याल में जब ये कानूनन एक लेटर लिख के वापस लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। अब जो अपोजिशन के जलसे की आपने बात की कि वो पीडीएम मुतहरक हुआ, जलसा भी आगे उन्होंने अनाउंस किया मेरे ख्याल में 11 अक्टूबर। मैं ये समझता हूं काशिफ के इसको जरा गौर से देखें। वाई कोयटा, वाई बलोचिस्तान, ये सारे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग एन एक्स सोल्जर एज वेल, एक तजियाकार के तौर पर भी कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं ताने बाने मिलते हैं, नोइंग फुली वेल कि कोयटा बलूचिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुए पिछले आप कह लें 5, 6, 7, 8 साल। उससे पहले आप क्या देखते थे? आए दिन धमाके हो रहे हैं। इवन कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान, उनकी जो आखिरी जहां पे रेस्ट किया जियारत, उसकी तारीखी जगह, उस पर भी हमला हुआ। वहां पे आए दिन एक खास फिरके के लोगों को शहीद किया जा रहा था जस्ट टू क्रिएट एनॉर्की, और वो इंडिया पाकिस्तान दुश्मन। अब आप मतलब एक खुदा करके बलूचिस्तान में एक हद तक सुकून आया। अभी भी मैं नहीं कहता 100%, इक्का दुक्का छोटे छोटे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। आप बलूचिस्तान में कोयटा में क्यों जलसा करने जा रहे हैं? क्या आप वो अनारकी वहां पे फिर फैलाना चाह रहे हैं? यहां पे ये देखें कि मुल्क दुश्मन और मुल्क दोस्त कौन है। ये बड़ा बड़ा नेगेटिव मैसेज जा रहा है, और अपोजिशन अपने आप को खामखा से अपने, मैं समझता हूं कि एक्सपोज कर रही है, अपने अजाइम दिखा रही है कि क्या वो पाकिस्तान दुश्मन है या पाकिस्तान दोस्त है। मैं यहां पे भी आके मुझे एतराज है ये जो यहां पे इनका जलसा। बाकी जो आपने बात की अब्दुल्ला साहब की, अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वहां से बैठ के सियासत में मुतहर्रिक होना, सबसे पहले बात जिस तरह से आपने कहा कि वो ड्रामा करके वहां चले गए, जब उनको वहां भेजा गया था तो जो मेडिकल टीम तश्कील दी गई थी वो भी हुकूमत की थी। द क्वेश्चन इज कि ये सारी सिचुएशन जब जिस तरह से क्रिएट हो रही है, जलसे जुलूस, उसके बाद इस्तीफों तक बात जा रही है, इस सारी सिचुएशन में क्या हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड हो सकेगा? हुकूमत पर प्रेशर नहीं, देखें एक चीज तो है कि वो उस वक्त जो टीम तश्कील दी गई थी, जाहिर है कि हुकूमत, एक हॉस्पिटल जो भी होते हैं वो आप कह लें कि गवर्नमेंट के एज सच डायरेक्टली नहीं होते। गवर्नमेंट कीप कमिंग एंड चेंजिंग। सियासी पार्टियां, एक गवर्नमेंट आज एक पार्टी की है, कल दूसरी की है, हॉस्पिटल्स तो वही रहते हैं, स्टाफ तो वही रहता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज तो वही, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यू कैन से। यस, एक टीम बनाई गई, उस टीम ने भी जब देखा, और देखें ऐसी चीज है ना, एक बेशक आप कहें कि मुजरमाना किस्म का रवैया भी अपनाया हुआ है, लेकिन 3 टाइम्स का एक वज़ीर आज़म रहा हो, और फिर एक हाइप इतनी क्रिएट की गई हो कि जिसके ऊपर वो इमोशनली भी, गवर्नमेंट भी मैं समझता हूं थोड़ी सी इमोशनली ब्लैकमेल हो गई। उन्होंने जी वाकई, उस मेडिकल टीम ने भी कहा हाँ जी प्लेटलेट्स का अप डाउन है, भेज दिया, आप चले गए। अब जो उनको वापस लाना, जो दूसरा आपका सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि क्या प्रेशर बिल्ड होगा गवर्नमेंट पे, मैं नहीं समझता कि इस तरह के जलसियां करने का कोई खास इनको फायदा होगा, क्योंकि देखें पब्लिक पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज पब्लिक में शऊर आ चुका है।
आज वो उस दौर के आज से 10-15 साल पहले वाले वो लोग नहीं रहे। अब पढ़े लिखे बच्चे, यूथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी अवेयरनेस है इनमें, और वही बच्चे आप देखें ना, इमरान खान पीटीआई गवर्नमेंट केम, मोस्टली यूथ, और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है मोस्टली जो है वो यूथ पे मुश्तमिल है, यूथ है ज्यादा, और वो सारे ही, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं दाएं बाएं देखता था कि बच्चे अपने वालिद बेशक सारी जिंदगी पीएमएलएन को वोट देता रहा, उंगली खींच के जबरदस्ती वो पीटीआई के पोलिंग स्टेशन पे जाते थे, वहां से पर्ची लेते थे और बाबा से अपने से हल्फ लेते थे कि जी आपने वोट देना है, इमरान खान को देना है। अब वो यूथ जो है ना, वो अभी एक यूथ एक नहीं है, वो एक फैमिली 10 मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब वो मैं नहीं समझता कि चंद एक लोग, चंद एक किराए के, या मैं समझता हूं कि वही जो बेसिकली बिके हुए लोग होते हैं, उससे ज्यादा ये नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट इज क्वाइट पीसफुल एंड कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल, मैं समझता हूं। हुकूमत परफॉर्म भी तो नहीं कर पा रही, लेकिन हम हमेशा से ये बात करते हैं कि ऑपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए किसी भी जमहूरी तर्ज हुकूमत में, ऑपोजिशन का वो किरदार है नहीं। लेकिन अब ऑपोजिशन उस किरदार में आने की कोशिश कर रही है, उसके पीछे वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। काशिफ, उसमें मेरी गुजारिश है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि परफॉर्मेंस में, गवर्नेंस में, इवन महंगाई जिस पे आप कहते हैं, उसमें इश्यूज हैं। एज अ सिटीजन, एज एन एनालिस्ट, मैं कहता हूं कि बिल्कुल इश्यूज हैं, लेकिन जो जमहूरी तरीका है वो असेंबलियों के अंदर होता है, वो असेंबलियों के अंदर होता है। आप जलसे और जुलूस करके, हाँ अगर असेंबलियों में नहीं हल होता, आप देखें असेंबलियों में कितनी दफा इकट्ठे हुए, एफएटीएफ के लिए इकट्ठे हुए, वो आप खुद टीवी पे आप देख रहे थे कि एक मुल्क की सालमियत और मुल्क की मईशत की बका के लिए एक बिल असेंशियल है, और आप हठधर्मी से सिर्फ उसको इसलिए फेल करना चाहते हैं कि बुग़्ज़े गवर्नमेंट है या बुग़्ज़े इमरान है। लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्क के साथ वो बदयांती थी। अच्छा, वो एक चीज थी, लेकिन उसके अलावा कभी भी मैं यहां तक देख रहा हूं पिछले 2 सालों में अपोजिशन का रवैया भी, जहां पे कोई मुस्बत चीज आती है, कोई पॉजिटिव बिल या कोई बेहतरी वाला भी आता है, वहां पे भी कोरम पूरे नहीं होते, वहां पे भी मतलब असेंबली के अंदर मैंने लड़ाई मार कुटाई और झगड़े के अलावा कोई चीज नहीं देखी। ये मैसेज हम अपनी नेशन को देते हैं, अपने बच्चों को हम ये दिखाएंगे कि ये अपोजिशन का रवैया। मैं गवर्नमेंट के वालों को भी कहता हूं, आपस में देखें काशिफ, नहीं परफॉर्मेंस आ रही तो उसका एक तरीका है ना, असेंबली के अंदर बैठे, डिस्कशंस करें, सजेशंस दें। मुझे तो कभी कोई ऐसी सजेशन कहीं पे भी, ना पेपर्स में, ना मीडिया पे, ना टीवी पे, ना मतलब हेरसे में भी नहीं सामने आती। तो मैं ये कहता हूं कि ये तरीका, ये जमहूरी तरीका नहीं है, ये जमहूरियत की बसात को लपेटने की नाकाम कोशिशें हैं। और मैं समझता हूं कि आप देखें, हमारी पंजाबी की जुबान में, पटवारी की जुबान कहते हैं कि ठंडे धुंधा नू ना फूका मारो, ठीक है। इन्होंने हर तरीके से कोशिश की, इदारों के ऊपर बातें की, पाक फौज के ऊपर बातें की, और इन हालात में, जब मुश्किल हालात में थे, अब तो अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, डिफेंस के लिहाज से भी मजबूत तरीन पोजीशन में है। उसमें भी आप अगर दिफाई इदारों पे बात करते हैं, आप उनको जान के मतलब ल्योरन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं समझता हूं कि मौजूदा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो रजीम है, इवन जो अस्करी और सारे एक पेज के ऊपर हैं, और मेरे ख्याल में अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क इधर से ही तरक्की करेगा। खुदा न खास्ता वो जो लोग चाहते हैं वो उनके अज़ाइम उस तरह भी नहीं पूरे जाते, कोई इंटरवीन नहीं करेगा। ये जो ऑपोजिशन तमाम तर एक्शन प्लान तैयार करके बैठी है, तमाम तर तहरीकों की बातें हो रही है, ये फिर उनके अपने मफाद के लिए है, अपना मफाद, अवाम के मफाद के लिए है, अपना उनका क्या मफाद उनको मिल सकेगा? केसेस में तो रिलीफ नहीं मिल सकेगा। सिंपल मफाद क्या है, आप देखें, एक तरफ कल ही के अखबार उठा लें, एक तरफ तो वो आता है जी कि हम 11 अक्टूबर को पहला जलसा करेंगे, और वो एहसन इकबाल, बाकी के इवन जितने अपोजिशन लीडर्स हैं, मैं इवन परवेज अशरफ साहब भी खड़े थे, एहसन इकबाल भी खड़े थे, बाकी भी दोनों पार्टियों के लीडिंग वो सारे खड़े थे कि जी हम 11 अक्टूबर को ये करेंगे वो करेंगे। आप जरा गौर करें क्या मफाद है। मफाद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसी तरफ शहबाज शरीफ के उनको जमानत जो है, बेल है, एक दिन पहले वो कैंसिल होती है, एक दिन पहले जमानत कैंसिल होती है, और एक नेक्स्ट डे पे 14 दिन का रिमांड मिलता है। एहतसाब का शिकंजा मजीद जरा टाइट होता है, और इधर ये जलसे और जुलूस, हालांकि ये उल्टा कर रहे हैं। ये बात क्या करते हैं, ये कहते हैं जी कि देखें जी हमारे से इंतकामी और वो सारी कार्रवाई, इंतकाम लिया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, जलसों के लिए निकल रहे हैं। जबकि पहले एहतसाब
चल रहा है, एहतसाब हो रहा है, तो उसके रिएक्शन में आप गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरीके से हमारे ये एहतसाब के, क्योंकि अभी देखें नून लीग के बाद साथ ही जरदारी साहब का भी वो बुलावा आ गया और दोनों के केसेस कमो शेख जैसे हैं, बेनामी असासे, टीटीज, और वो एक एक चीज अब तो नैब के पास बड़े सॉलिड एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से उनको भी समन कर रहे हैं, इनको भी कर रहे हैं, और इनका जो मफाद है ना, अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, गरीब के साथ कोई मोहब्बत नहीं है कि आप कहें ये महंगाई माशी, इनको महंगाई से क्या परवाह। मुझे एक बात बताएं, अरबों रुपया अगर खाया हुआ है, लूटा हुआ है, इनके पास तो बेतहाशा है, इनको कोई कमी नहीं है कि अगर टमाटर 100 रुपया किलो हो गया तो ये भूखे मर जाएंगे। नो, अवाम का कोई दर्द नहीं है, सिर्फ जाती मफाद है कि जी किसी तरीके से एहतसाब से हमारी बचत हो जाए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर लें, ब्लैकमेल कर लें और इसके बाद हमें छुट्टी मिल जाए। मेरा ख्याल है कि देखें, यहां पे काशिफ में देखूंगा, आई अप्रिशिएट इमरान खान स्टैंड राइट फ्रॉम द डे वन। मतलब एक क्रिटिकली मैं बंदे को भी सिंस इयर्स देख रहा हूं, एक बंदा जो फैसला करता है, जो कहता है, वो करके दिखाता है। वो वर्ल्ड कप 92 इज द एग्जांपल, आप तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन वी हैव मॉनिटर्ड, वी हैव सीन कि पाकिस्तान वाज गोइंग डाउन 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 और सारी दुनिया कहती पाकिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो गया कि वो फलां से हारेगा, फलां से जीतेगा, फिर शायद हमारा चांस। इमरान खान वाज सेइंग कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, और वो जीत के लेके आया, जो कहा वो कर दिखाया। शौकत खानम हॉस्पिटल का कहा कि दुनिया दीवाने का बड़ समझती थी कि कहां से यार इतना पाकिस्तान में कहां बन सकता है। ही मेड इट एंड देन ही सेड कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, राइट फ्रॉम द डे वन। लोग हंसते थे और अल्लाह ने वज़ीर आज़म बनाया, और अब ये तारीख में पहली बार हुआ है कि इतने बड़े बड़े लोग और उनकी औकात सामने आई है ना। पहले तो ये डके छुपे थे। तो मैं समझता हूं कि ये जाती मफाद है जी उनका। जाती मफाद यह है कि हमें कुछ ना कहा जाए, नैब से सारे सब कुछ बरिजुमा हो जाए, हम फारिग हो जाएं, आजाद हो जाएं और फिर दोबारा से पार में भी आ जाए। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में मौलाना फजलुर रहमान साहब का क्या किरदार देख रहे हैं? मौलाना साहब का जी देखें, मौलाना साहब को तो मैं हमेशा वो साइड एक्टर के तौर पे कहता हूं। वैसे चलें जी, वो मजहबी उस लिहाज से एहतराम भी करना चाहिए, लेकिन देखें, मौलाना साहब किसी न किसी तरीके से हर गवर्नमेंट के दौर में इक्तदार का हिस्सा रहे। इक्तदार, चाहे वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, चाहे भाई को एक वजारत दिलाई हुई है, चाहे बेटा असेंबली में है। पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि मौलाना साहब को भी असेंबली से असेंबली बदर होना पड़ा और मेरिट के ऊपर, मतलब एक विनिल सीट। फिर उसके बाद आप देखें कि वो बंदा जो पिछले अशरों से पार्लियामेंट लॉजेस में, इधर मतलब मिनिस्टर्स इनक्लेव में घर लेके बैठा हुआ हो, वहां से वो निकल जाए और अल्टीमेटली अब तो वो उनका साथ मौलाना साहब के अंदर अगर दमखम होता तो आजादी मार्च में वो बहुत कुछ कर, जितने दावे करके आए थे, ही हैड टू गो बैक, रोल बैक करना पड़ा। तो मौलाना साहब का सिर्फ ये है जी कि उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट होती हैं, जो मेरी जाती राय में उनकी वेस्टेड इंटरेस्ट होती हैं कि किसी तरीके से मैं या मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार अजीज और अकारब में से असेंबली के अंदर। अब देखें एक चीज, मौलाना साहब इसी असेंबली के अंदर नहीं आ सके ना। अब वो कहते हैं असेंबली, ये असेंबली है ही नहीं, किसी काबिल ही नहीं है, इसको रोल बैक, इसको रोल ऑफ कर दें, इसको बंद कर दें, इसको पैक कर दें, ये कह रहे हैं ना। तो जनाब बात यह है कि अगर आपको इस असेंबली से इतनी नफरत है तो फिर आप इसी असेंबली के थ्रू सदारती उम्मीदवार क्यों थे? आप तो दोनों, उन दोनों की तरफ से सदारती उम्मीदवार थे ना, ये आरिफ अलवी साहब के अगेंस्ट लड़े थे। यू वांटेड टू बी प्रेसिडेंट थ्रू द सेम असेंबलीज, बट नाउ यू डोंट एक्सेप्ट इट कि ये असेंबलीज किसी काबिल नहीं है, ठीक है। तो मौलाना साहब का सिर्फ अपना एक लस्ट है, ड्यू अपॉलॉजी एंड ड्यू रिगार्ड्स टू हिम एज वेल, कि ही वांट्स टू कम इन पावर, किसी तरीके से उनको भी एक हिस्सा मिलता रहे। वो इधर से इमरान खान से उसकी उनको बिल्कुल तवक्को नहीं है, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड चल रहे हैं, तो वो इसी तरीके से चलेंगे। लेकिन उनकी ज्यादा मदरसे के बच्चों को कितना, लास्ट टाइम वो इतना क्रिटिसाइज हुआ था ना, मदरसों के बच्चों को पकड़ के ले, बच्चे बच्चे ही होते हैं, और मेरे नहीं ख्याल के हर बार वो बच्चे फिर से निकलेंगे, उनके भी पीछे वालिदैन हैं और अजीजो अकारिब हैं। तो ये मेन दोनों पार्टीज का वो होगा जी, कोशिश करेंगे। बट जा रहे हैं, और क्या नून लीग के अंदर भी अब धड़ेबंदी वाज़े हो गई है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन। इसमें देखें, मैं ये समझता हूं कि बाहर से कितना मुतहरिक अल्ताफ हुसैन का हाल देखा है ना, कितना आप वीडियो लिंक पे खिताबात करेंगे, एक वक्त आएगा, मैं हैरान हूं वैसे इस पे गवर्नमेंट को, दे शुड हैव टेकन एक्शन।
कि जब एक इदारों के बारे में, अदलिया के बारे में आप इतने बवांगे दोहल, आप इस तरह की बातें अगर ऊट पटांग करेंगे, पैमरा एंड ऑल दैट दे शुड हैव कम इनटू प्ले। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें भी गवर्नमेंट ने ना थोड़ा सा विजडम प्रिवेल्ड ऑन दैम। लोग हैरान हो रहे थे, मुझे भी दूसरी तरफ से आ रहा हूं, कि लोग कह रहे थे कि क्यों परमिशन दी। सोशल मीडिया पे भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इमरान खान एंड गवर्नमेंट एंड पैमरा वो स्लीपिंग, कि व्हाई सच एन ऑफेंसिव एड्रेस अगेंस्ट दी इंस्टीट्यूशंस। मैं समझता हूं कि उनको एक्सपोज करने के लिए ये बड़ा अच्छी स्ट्रेटेजी थी कि लोगों को औकात पता चल जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर वो इस तरह करके कंटिन्यूटी में चलता है, कितना इफेक्टिव होगा बाहर बैठे हुए एक 7 साल सजा याफ्ता मुजरिम, और बहुत सारों में तो अभी वारंट निकले हुए, इश्तिहारी मुजरिम करार दिया हुआ है। तो मैं नहीं समझता, मेरी दानिश्त में वो इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते बाहर बैठ के। इसलिए तो तरले कर रहे होते हैं ना इधर वालों के कि यार आज आप आगे हो जाओ, आप करो, ये करो। कल का बयान आप देखें, ठीक, कल का एक बयान देखें जिसमें उन्होंने कहा कि जी आइंदा, एलामिया जारी किया कि आइंदा इदारों से मेरे बंदे नहीं मिलेंगे। मैं इस पर आता हूं, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं फिर आप ब्रेक के बाद अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रिगेडियर साहब, आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिए, फिर मैं वो कह रहा था काशिफ के देखें, कल एक एलामिया PMLN ने और ऊपर से नवाज शरीफ साहब ने जारी किया जिसपे कहा गया जी कि मेरी पार्टी का कोई लीडर या कोई फर्द अस्करी इदारों से नहीं मिलेगा। इस पर जरा गौर कीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि क्या वो आपसे पूछ के मिलेंगे? मतलब सीधा सा क्वेश्चन है। और ये कल भी मैं एक टॉक शो में देख रहा था, एक PMLN की लीडर हैं खातून, वो फरमा रही थी कि देखें जी बुलावा आता है तो हम जाते हैं। ठीक है ना, वो नाहिद, किशोर नाहिद का शेर है ना कि नाहिद बंदिशों में मुक़य्यद जिंदगी, जाए 1000 बार बुलावा कोई तो हो, लेकिन बुलावा नहीं आता। मैं आई नो, मतलब आई बिलोंग टू आर्मी में, रिटायर हुआ पाक आर्मी से, 32 ईयर्स मैंने सर्व किया। आप रिक्वेस्ट भेजते हो, मतलब आप किसी से मिलना चाहते हो, ये प्रोटोकॉल है ना जी, किसी भी सीनियर ऑफिसर से आप मिलना चाहते हैं तो यू सेंड रिटन रिक्वेस्ट या टेलीफोन कॉल, आप टाइम लेके जाते हैं, यू रिक्वेस्टेड। अब अगर इनके वो मोहम्मद जुबैर साहब, अच्छा मैं बड़ा हैरान हूं, 2 भाई हैं, एक पीपल्स पार्टी में एक नून लीग में। असद उमर, जनरल उमर है रिटायर्ड, उनके बेटे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड, वो असद उमर लिखते हैं, ये मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, जुबैर उमर नहीं लिखते। दिस शोज कि देयर लीडरशिप फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ देयर हार्ट्स दे हेट आर्मी, दे डोंट लाइक आर्मी। इसलिए अपने लीडर को, नवाज शरीफ को खुश करने के लिए वालिद का नाम नहीं मोहम्मद जुबैर लिखते हैं, जुबैर उमर नहीं। आप कल किसी टॉक शो में देख लीजिए, विद ड्यू अपोलॉजी। अब देखें, ये कहना कि कोई लीडर नहीं मिलेगा, तो फिर इससे क्या जाहिर होता है कि अब अपनी नदामत और खिफत मिटाने के लिए, मैं दावे से कहता हूं आपके होने, ये खाली कहने की बात है। आज अगर कोई बुलाएगा ना, वो कहते हैं ना कि एक अच्छा विद्यू, एक छोटा सा अगर रिगार्ड में पोइट्री का एक वर्स है, वो कहते हैं ना कि किसकी आवाज से उठी हैं पानी में लहरें, कौन देता है सदा झील के उस पार मुझे, हद्दे आकाश से भी लौट कर आ जाऊंगा, तुम पुकारो तो सही प्यार से एक बार मुझे। एक बार भी बुलाएंगे वो दौड़े आएंगे, जूता भी नहीं पहनेंगे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मरियम नवाज की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, मरियम नवाज के साथ वो खातून होने की हमदर्दी का फायदा उठा रही हैं। देखें, जब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का इशू हुआ, उनको बाहर भेजा, तो इन्होंने फरमाया कि मैंने केयर करनी है बाप के साथ, कुछ दिन यहां पे अंडर ट्रीटमेंट रहा, और उनकी बेल उसके बुनियाद पे एक्सेप्ट की गई थी, जमानत उस पर ली गई, और वो मोहतरमा अभी तक जमानत पे है। अब मैं हैरान हूं, कोई थोड़ी सी ना बंदे में होनी चाहिए, शर्म नदामत ही होनी चाहिए कि यार एक तरफ आप बेल पे हैं, यू आर कन्विक्टेड, मतलब अंडर ट्रायल, आप फिर उसके ऊपर पॉलिटिकली इतने एक्टिव हो रहे हैं। देखा जाए तो मैं शेख रशीद की उस बात को सपोर्ट करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब तो गए, मतलब अभी अंडर ट्रायल, अब इनका मुकाबला जरा कम हो गया। पहले मुकाबला मेन चचा हजूर से था। वैसे आप एक छोटा सा सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे, कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब को कोर्ट के अंदर इनकी जमानत मंसूख हुई और वहां पे ये अरेस्ट होने लगे, नैब वाली टीम आ गई, वो बड़ी बड़ी लीडिंग खवातीन ऑफ PMLN जो नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी लॉयल हैं, वो अपने मोबाइलों पे देर स्माइलिंग
कोई सोग नहीं तारी हुआ उनके ऊपर। सो एक ग्रुप, एक सेगमेंट, दे आर हैप्पी नाउ कि मुकाबला जरा मैदान खाली हो गया, अब मरियम नवाज साहबा को टेक ऑफ कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक अदलिया से ये क्लियर नहीं होते, और फिर देखें 3 अशरों से 3.5 अशरों से वालिद साहब ने सियासत की, वो बेनजीर ही थी, मोहतरमा बेनजीर, बहुत मोहतरम, मेरे लिए शहीद भी कहें उनको। वो एक इंस्टीट्यूशन की गोद में, जुल्फकार अली भुट्टो की गोद में पैदा होके, और ऑक्सफोर्ड एंड ऑल दैट, पढ़ी लिखी, वो आई हैं, तो उन्होंने वो सीखा हुआ था वालिद के उससे, सारा एक इंस्टीट्यूशन से। ये मोहतरमा ने क्या सीखा होगा? उन्होंने तो करप्शन ही सीखी होगी ना, जोड़ तोड़, सोशल मीडिया के ऊपर गन बला करना। तो मैं नहीं समझता, मैं आई डोंट सी हर फ्यूचर टू ब्राइट। अच्छा, शहबाज शरीफ अगर गिरफ्तार नहीं थे तो फिर ये सारी जो ऑपोजिशन एजेंडा तैयार करके बैठी है उस पर क्या इंपैक्ट होना था? और अगर शहबाज शरीफ अब कैद हो गए, गिरफ्तार हो गए, तो उसके बाद अब क्या? देखें, शहबाज शरीफ साहब बड़ा मोहतात खेल रहे थे, ही न्यू। देखें, मैंने अगर एक जुर्म किया हो, मैंने अगर कोई गलती की हो, फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ माई हार्ट्स आई वुड बी कॉशियस। मैं तो जरूर कॉशियस हूंगा ना कि यार ज्यादा ये ना हो कि मैं मेरे सामने ही आ जाए, बड़ा बोल उल्टा ना पड़ जाए। वो बड़ा केयरफुल खेल रहे थे। आपने देखा होगा ये पीडीएम की मीटिंग्स में ये वो इतना वोकली ही वाज नॉट स्पीक। अगर आप कहें कि शहबाज शरीफ की वजह से इनकी तहरीक को तकवीयत मिलनी थी, एक हद तक ठीक है, शहबाज शरीफ का एक ग्रुप पार्टी के अंदर भी होगा, ठीक है ना, लेकिन इनके अंदर जाने से भी और इनके बाहर होने से भी मेरी जाती राय में इनकी तहरीक में वो इतनी जान नहीं थी कि उसमें ये कम पड़ जाएगी या वो ज्यादा हो जाएगी कि अगर शहबाज शरीफ कम्स आउट। अब पार्टी के अंदर, पीएमएलएन के अंदर धड़ेबाजी वाला एक क्वेश्चन आपने किया था, वो रह गया, मैं आई कैन आंसर इट है। वो मुझे नजर आता है, वो आप देखिएगा। जस्ट मैं यहीं पे बैठ के राना अदील साहब से भी एक दफा मैंने एक प्रिडिक्शन की थी, मैंने कहा देखना, और वो बात वो सच साबित हुई। यहीं पे मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत जल्दी आपको अभी इनके अंदर ना, क्योंकि नवाज शरीफ थ्रू ग्रेट ब्रिटेन गवर्नमेंट लेटर, डिप्लोमेटिक मीन्स, ऑल दैट, और अदलिया ने कहा कि लेके आए, पेश करें, आना है और उन्होंने अपना अंजाम को पहुंचना है। शहबाज शरीफ भी इसी तरह अंडर ट्रायल है। तो अब पार्टी के अंदर ना बहुत सारे लोग उठेंगे, ये कुछ फसली बटेरे होते हैं, पीएमएलएन के अंदर भी हैं, हर हुकूमत के अंदर होते हैं। पीएमएलएन के अंदर जो उधर उधर से उड़ के आए थे, अब वो परवाज की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना, और इनके अंदर शिकस्त और रेख्त होना है। मैं नहीं समझता कि अब इस पार्टी का मुस्तकबिल। अच्छा, नवाज शरीफ साहब हमेशा मज़ाहमत की सियासत करते हैं और शहबाज शरीफ साहब हमेशा मफाहमत की सियासत पर उनका बिलीव होता था, तो क्या अब शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए तो मफाहमत की सियासत दम तोड़ गई अब उनकी? देखें, मफाहमत की सियासत अच्छी बात है, मुस्बत चीज है, होनी चाहिए, लेकिन क्या देखें कि कौन, एक होती है मफाहमत अपने आप को बचाने के लिए या अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, एक मफाहमत होती है मुल्क की बेहतरी के लिए। अभी तक तो देखें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी कोई इतनी अच्छी मफाहमत उस तरह नहीं सामने आई जो कि मुल्क के लिए बेहतर होती या हालात, मुल्क के हालात के लिए बेहतर होती। एफएटीएफ इज द वन एग्जाम्पल। यकीन करें, वो देख के मेरा इतना दिल टूटा कि वहां पे ये खड़े होके आप मुल्क की मतलब सालमियत के बिल, मईशत की इस्तेकाम के बिल, जिससे आपका सारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, आप खड़े होकर उसके अगेंस्ट वोट और काउंटिंग करा रहे हैं। वो कौन सी मफाहमत थी? उससे पहले अगर शहबाज शरीफ साहब कहते कि हाँ जी ठीक है, मैं इस बिल में आप मुखालफत नहीं करेंगे, एक मुस्बत, ये क्या मफाहमत है? अंदर अंदर चोरी चोरी अगर आप वो करें, उधर से भाई को भी नाराज नहीं करना, इधर से इनको भी नाराज नहीं करना, ये मफाहमत अब मेरे ख्याल में वो आपकी इस हद तक इत्तफाक करता हूं बात से कि दम तोड़ गई है और इसका नुकसान कोई नहीं होना इसमें, मफाहमत के दम तोड़ने से भी। अब थोड़ा सा पब्लिक पे और हुकूमती पॉलिसीज पर आ जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा बहरान पैदा हो गया है, बहरानों पे बहरान पैदा हो रहे हैं, एक बहरान खत्म नहीं होता, दूसरा बहरान जन्म ले लेता है। हुकूमत बहरानों पर काबू पाने में नाकाम क्यों नजर? अच्छा देखें, कल मैं देख रहा था टीवी पे, इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया, पहली बार आई हैव हर्ड, आई हैव रेड और आई हैव लिसन्ड फ्रॉम सम वोटर्स एज वेल, कि बहुत स्ट्रांग, कि मतलब आटे का उन्होंने कहा जी कि कौन है, कैबिनेट मीटिंग में कह रहा है एक वज़ीर आज़म कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, टेल मी राइट नाउ, कौन है वो जिम्मेदार जो आटे के बहरान का, और उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि किसी सूरत में कीमत मजीद नहीं बढ़नी चाहिए और बहरान नहीं होना चाहिए, आप इंपोर्ट करना है तो उसको जल्द अज जल्द कर लें। ये काशिफ अनफॉर्चुनेट है, इसमें मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब लोन
ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ वज़ीर आज़म, ही इज डेड ऑनेस्ट पर्सन, बट द टीम अराउंड शुड बी ऑल्सो फुल्ली सपोर्टिव। इफ आई वॉज द वन, मैं खुल के बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करूं या उसको, नहीं, एज एन एनालिस्ट अगर मैं हूं ना, मतलब एज ए लेमैन, तो अगर ये बहरान जो जिम्मेदार लोग हैं, एक ही बार आपने, ठीक है जी, जहांगीर तरीन शुगर, आपने बड़ा मजबूत दिल करके उनको आपने स्लाइस किया और कुर्बानी दी कि ठीक है जी, सदियों का, सालों का, अशरों का दोस्त, लेकिन नहीं, असूल के सामने कुर्बान। बाकी भी जो बहरानों के जिम्मेदार है ना, आटा खास तौर पे भी, और आगे आएगा, मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ेगा, इनको जब तक आप आयरन हैंड के साथ, आहनी हाथों से नहीं कुचलेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, और इमरान खान साहब की एक नेचर ऐसी है कि वो किसी को नहीं बख्शते, तो मेरे ख्याल में चूंकि बहुत सारे और मसाइल, FATF हो गया, बॉर्डर सिचुएशन हो गई, ग्लोबल इश्यूज हैं, महंगाई का, फ्यूल का, ऑयल का ऊपर नीचे हो रहा था, ये सारी, और फिर कोरोना इटसेल्फ, तो इनसे शायद इनको थोड़ी सी फुर्सत जब अल्लाह पाक दे, और जैसे अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ चल रहा है, इन बहरानों को भी इनको समेटना होगा, बिकॉज कॉमन मैन जो है ना, काशिफ, वो आपकी बात बाजा है, कॉमन मैन को ये गरज नहीं है कि पाकिस्तान गर्दिशी कर्जों में से निकल चुका है जी, माइनस से प्लस में आ गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके $19.5 अरब से ऊपर $20 अरब के पास पहुंच, उसको क्या मिल रहा है? टमाटर अगर $100 किलो या $109 किलो चला गया है, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बड़े बड़े लूटर जो हैं, जो लूट खसूट वाले, उनको परवाह नहीं होती, ये गरीब आदमी जो जो थड़े पे बैठा है, जो गरीब मजदूर है, उसको इसका एहसास करना पड़ेगा। और इस पे वो कहूंगा ना कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? इस पे इमरान खान साहब को करना चाहिए, और मेरे ख्याल में करेंगे। और सुना यह है कि अनकरीब ये इसके ऊपर भी एक आहनी शिकंजा कसा जाएगा, जो महंगाई के जिम्मेदार हैं, मईशत और जो गरीब आदमी के रिलीफ के अंदर मुजाहमत या रुकावट है, वो उसके ऊपर करना चाहिए। मेडिसिन की कीमतें बड़ी हैं, वो बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि लम्हा फिक्री है। अच्छा, अब पब्लिक में एक ये परसेप्शन प्रिवेल कर गई है कि अगर वो लोग करप्ट थे तो एटलीस्ट हमें महंगाई का सामना नहीं करना पड़ रहा था, आए दिन जो है वो बहरान पैदा नहीं होते थे, आए दिन जो है वो कीमतें नहीं बढ़ती थी। आपको लगता है कि खान साहब का जो बयानिया था, जो मकबूल हुआ था, अब पीटीआई की और खान साहब की मकबूलियत में कमी आ रही है, या अभी तक लोग उतना ही करते हैं? नहीं, देखें, एक सर्वे हुआ था कोई एक हफ्ता पहले, विद इन लास्ट 1 वीक, जी गैलप सर्वे, जहां गैलप, तो उसमें आप देखें आज भी 93% पीपल, ह्यूज 93% सेड कि इमरान खान इज द बेस्ट। आज भी मैं नहीं समझता कि उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना नीचे आया होगा, बिकॉज आज भी जो बंदा क्रिटिसाइज करता है ना, इमरान को नहीं करता। लेकिन उसी सर्वे में ये भी लिखा गया था कि 5 में से 4 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी आने वाले दिनों में महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और नेक्स्ट अगर कुछ होता है तो वो पीटीआई को सिलेक्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा भी है, ऐसा भी है। लेकिन देखें, अभी 2 साल हुए ना, मैं इसका सरासर इल्जाम प्रेजेंट गवर्नमेंट या इमरान खान को इसलिए नहीं देता कि थोड़ा सा मैंने तजिया सारा किया है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी थी जब वंस दे टुक ओवर, तो उस वक्त आपके $9.5 बिलियन आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, और 10 बिलियन से कम हो तो कंट्री डिफॉल्ट कर जाता है। आपने आके उसको संभाला दिया। आज आपके 19 अरब 85 करोड़ कल की परसों की डेट तक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। आपने उसमें से 9 to 10 बिलियन डॉलर्स IMF को वापस भी किया। उन्होंने तो समझा था कि आखिरी बार है, खुला लूट मचाओ और इलेक्शन कैंपेन के ऊपर गवर्नमेंट की फंडिंग से। आप एक चीज देखें ना, पर्सनल एग्जाम्पल, मतलब इमरान साहब और इनकी जो जितने भी, मतलब इवन प्रेसिडेंट हाउस, PM हाउस के अखराजात आपने इस हद तक कम कर दिए कि वो तारीख में लोएस्ट है। और आइंदा के लिए भी उनके तो 5-5 कैंप ऑफिसेज थे। शहबाज शरीफ के अगर लाहौर में 3-4 कैंप ऑफिसेज थे, गिलानी साहब के 3-4 मुल्तान में, हर जगह कैंप ऑफिस मींस कि वो PM हाउस है। अब एक एक्स प्रेसिडेंट में उन्होंने अपनी हमशीरा का भी घर जो है मतलब कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ था, सारे टब्बरों को पाल रहे थे। वो ठीक है, जो अवाम कहते हैं ना कि जी वो खाते भी थे तो खिलाते भी थे, महंगाई थी, मतलब वो अपना आराम भी खाते थे लेकिन महंगाई नहीं होती थी। असल में जो कुछ था वो लुटा के चले गए। इन्होंने संभाला दिया। आज अल्लाह के फजल से वो काफी हद तक आपकी इकोनॉमी अगर वेंटिलेटर पे थी ना, तो वो वार्ड में आके, तो अब वार्ड से इंशाल्लाह डिस्चार्ज होके वापस घर को चलेगी और उससे बेहतरी आएगी। मैं समझता हूं, मुझे नाउमीद नहीं हूं, बहुत बेहतर होगा। अभी 2 साल हुए ना काशिफ, 3 साल तो है ना, इनको उतना तो टेस्ट कर लें। वही लोग जो कह रहे हैं ना कि 5 में से 4 के अगर ये हालात रहे तो हम वोट नहीं देंगे,
तब तक फिर ये हमारी अंदरूनी तौर पर जब आप अदम इस्तेहकाम का शिकार होते हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, तो उसकी वजह से क्या आपके बैरूनी चैलेंजेस पे इफेक्ट होते हैं? देखें, होता है, लेकिन लकीली वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंडिया। ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से आपको प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अल्लाह के फजल से यहां पे भी आपने विन किया कि अफगानिस्तान के अंदर अभी अब्दुल्ला जो कल आए, चेयरमैन मसालियाती कमेटी, बड़ा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर अब्दुल्ला, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेजेस दिए। उन्होंने कहा जी कि अपनी सरजमीन हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और एक और अच्छी चीज देखें, ये पाकिस्तान की, मैं इस गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया। उसी के अंदर आप देखें कि उन्होंने दोस्ती, गर्मजोशी का पैगाम, इमरान खान ने भी बड़ा उनको वेलकम किया। और आपकी जो अमेरिकन का जो वापसी का सफर था, उन तालिबान के साथ मुज़ाकरात, उसमें इंडिया वॉज नॉट अ मेन एक्टर, इंडिया वॉज नॉट देयर, इंडिया को किक आउट किया। हालांकि वो जैली आबादी बन चुका था अफगानिस्तान उनका। अब रह गया ईरान में देखें तो आज आपकी बहुत बड़ी फतह है कि चाह बाहर से इंडिया को दफान कर दिया, चलता कर दिया उन्होंने, और चाइना की वजह से। ठीक है, अब सीपैक का ये सब देखें, ग्वादर से 150 किलोमीटर के फासले पे ईरान बैठा है, वो अगर बीच में इन्वॉल्व होता है, ये आपकी इधर से भी बड़ा पीसफुल हो गया आपका। अब रह गया इंडिया तो खुद टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं। आप अंदर के हालात देखें, मतलब यूएन वाले, इंटरनेशनल कम्युनिटी, एवरीबडी सेज के इंडिया के अंदर जितना जुल्म और जबर और तशद्दुद हो रहा है वो कहीं और नहीं है। इंडिया इज नाउ अनसेफ। मोदी खुद से उसके टुकड़े टुकड़े करने के दर पे, हमें तो बड़ा फायदा हो जाएगा उसका। तो इसलिए एक्सटर्नल चैलेंजेस हमें अल्लाह के फजल से, कुदरत की तरफ से गैबी मदद है। आप छोटी सी मिसाल देखें, अल्लाह की मदद कैसे है कि इसी पाकिस्तान के अंदर कोरोना, वही है ना, सरहद है एक बीच में, जो कभी नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि एक फर्जी लाइन है, हालांकि दो कौमी नजरिए की उन्होंने तौहीन की थी, तरदीद की थी। लेकिन इंडिया के अंदर रोजाना 10-10 हजार केसेस, इससे ज्यादा 22-24 लाख उनके कोरोना पेशेंट्स हो चुके हैं, और उनके 10-10 हजार तो मतलब 1000-1000, 1200 रोज उनके मर रहे हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ने मदद की है ना, अल्लाह की तरफ से, तो बैरूनी चैलेंजेस रब की मदद से वो दूर हो जाते हैं। इस वक्त तो अल्लाह पाक के करम से कोरोना आपका, इमरान खान की जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को सारी दुनिया उस वक्त खासतौर पर पॉलिटिकल लीडर्स विद इन पाकिस्तान कंडेम कर रहे थे, आज वही काम कर गई और सारी दुनिया ने इसको अप्रिशिएट किया। तो मैं कहता हूं कि वो चैलेंजेस जो है ना, वो कोई एज सच अंदरूनी खलफशार, इनकी तो कोशिश है, आप बैल मुझे मार कि आप आ जाएं, तारीख भी है, माजी में भी है। ये तो खत लिखते थे बाहर वालों को कि आ जाओ जी, तुसी इधर ये कर दें, इधर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर से आपके खिलाफ दहशतगर्दी खुदा न खास्ता, यानी कि वो हो रहा है, आप इधर हमला करें ताकि हमारी हुकूमत बचे, हम थोड़ा सा फिर से आ जाएं। तो मैं समझता हूं कि कुछ नहीं होने वाला। ग्लोबली स्ट्रेटेजिकली आप कहें, पाकिस्तान इज एट द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन एट द मोमेंट। अभी फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शरंगेजी शुरू हो गई है, गुज़िश्ता रोज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की तरफ से फायरिंग की गई। भारत किसी भी तरह से बाज नहीं आता, सीज़फायर माहिदों की खिलाफ वर्जी भी करता है। कश्मीर की सिचुएशन आपके सामने है, भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का जो कत्ल हुआ, वो मामला आलमी अदालत इंसाफ में उठाने के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर हो गई है। भारत हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई नए हथकंडे लेकर आता है, किस तरह से बाज रखा जा सकता है? अगर आप लास्ट फरवरी 2019 का वो देखें, जिसमें इंडिया ने वो उसका था अभिनंदन वाला ड्रामा, उस पे उसको मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा जी हम सिलेक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, और उसके अंदर दुनिया में जिस तरह उनको हजीमत उठानी पड़ी, उसके बाद फिर इन्होंने जो मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए आइन में वो सारी तरमीम की, उसके बाद जो उनको करना पड़ा, फिर उन्होंने साल भर से ज्यादा 1.5 साल होने वाला होगा अब तो, कर्फ्यू लगा के मुसलमानों की जिंदगी वहां पे जीरन की। उसके अलावा इनके अंदर जो है एक वेव उठी, अंदर अपने हिंदुओं को, आप मुसलमान को तो छोड़ें जी, आप तो हिंदुओं को मार रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी हिंदू जो वहां पे 11 उनको जो कत्ले आम किया गया, तो इस वजह से मोदी जो है ना, इस वक्त बुरी तरह अंदर से अंदरूनी खलफशार का शिकार है। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। अब देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन बॉर्डर की ऐसी है, मैंने वहां पे सर्व किया अपने डिफरेंट आर्मी टेन्योर्स में, कि दोनों तरफ मुसलमान हैं, बॉर्डर के साथ उस तरफ भी और इस तरफ भी, और पहाड़ों में एट टाइम्स आमने सामने नजर आते हैं, दरमियान में नीलम रिवर है, उधर वो है, इधर हम चलते फिरते उनको देखते थे। अब वो गोलाबारी करता है, चाहे मोटर से करता है, चाहे और हैवी वेपन से करता है,
उसे परवाह नहीं है, या हमारे मोर्चे पे या हमारे आबादी पे। उसके लिए तो वो दुश्मन है ना, मुसलमान है। अब हमें करना पड़ता है, जब हम जवाबी करते हैं तो हम सोच समझ के उनके बंकर्स के अलावा दाएं बाएं नहीं करते कि वहां पे भी मुसलमान है। मुसलमान ना भी हो, पाकिस्तानी फौजी किसी बेगुनाह या किसी सिविलियन को मारना तौहीन समझता है, चाहे वो हिंदू हो, किसी मजहब का हो। तो इस वजह से ना वो आए दिन ये छोटी छोटी टकटलियां वो कर रहा है। उसको पता है ही कैन नॉट गो फॉर एन ऑल आउट एक्शन, ही कांट डेयर मोदी। तो ये जो है ना, इस पे पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्ट्रांग रिबेटल दिया, बड़ा स्ट्रांगली इन्होंने उनको वार्निंग दी है और बुला के उसको खासतौर पे हाई कमीशन वालों को कहा है कि जी बाज आ जाएं और दिस इज हाइट ऑफ एनीथिंग। इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी दोहरे स्टैंडर्ड, आपने देखा है इमरान खान का जो यूएन में जो बहुत जबरदस्त एड्रेस था जिसपे ईस्ट तैमूर के ऊपर खासतौर पे उन्होंने एग्जाम्पल दी, माजी में किसी आपके पाकिस्तान के कंट्री प्रीमियर ने इतनी दिलेरी से नहीं कहा। तो यहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन, इनके दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर मुसलमान मार खा रहे हों वो कभी बीच में नहीं आएंगे। अभी आर्मेनिया वाला देख लेना, ठीक है। तो जब वो नॉन मुस्लिम या बाकियों की जरा कुटाई शुरू होती है तो फिर एकदम से। अच्छा, अब जब अफगान मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान में मौजूद रहे, उन्होंने मुलाकात भी की, गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने जब ये बात की कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे और भारत की हमेशा से कोशिश रही कि अफगानिस्तान में अमन कायम ना हो सके। अब भारत जब अफगानिस्तान में अमन ना हो, उसमें पाकिस्तान की कोशिशों की अमरीका भी मोतरफ है इवन, तो अब भारत फिर कोशिश करेगा, कुछ साजिश करेगा? नहीं करेगा, लाजमी करेगा। देखें, अफगानिस्तान पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की जितनी भी आप समझ लेना टेररिज्म माजी में हुई, इंडिया स्पॉन्सर्ड थी बेशक, वहां से ही थी। अब तो फेंसिंग होगी, वो कंट्रोल हो गया, लेकिन जब तक अफगानिस्तान में पुरसकून नहीं हालात होते, पाकिस्तान को उस तरह सुकून नहीं आता। इसलिए पाकिस्तान ने माजी से लेकर आज तक हमेशा बड़ी मुस्बत कोशिश की है। इंडिया पूरी तरह कोशिश करेगा। देखिए ना, आप दो घर जुड़े हुए हों, एक घर में आग लगती है, उसके शोले दूसरी तरफ जाते हैं, ठीक है ना, यू हैव टू गो फॉर फायर फाइटिंग। तो पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरत तरीके से डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल किया है। इंडिया इज आउट, इंडिया तकरीबन इस गेम से भी आउट है, ईरान से भी आउट है, तो इसलिए इंडिया पूरी कोशिश करेगा। और ये आपका क्वेश्चन बड़ा साहिब और वैलिड क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, और दे वुड बी अवेयर ऑफ इट, आई एम श्योर, वो दे वुड बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस। अच्छा, अभी बैनुल अफगान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसमें अब पाकिस्तान मजीद क्या फर्दर रोल प्ले कर सकता है? ये जो अफगान इशू के ऊपर देखें, पाकिस्तान ने पहले भी बड़ा लीड रोल लिया, और कल आपने देखा होगा इमरान खान साहब का जो बयान है बड़ा वाज़ेह है, जिसपे उन्होंने कहा है कि जी हम तो यही चाहते हैं कि पुरअमन नॉट विद फोर्स, इसलिए अमेरिकन आर्मी, नेटो फोर्सेस का इनखला वो जरूरी समझा गया और इमरान खान की उस बात की तायीद की गई। तो पाकिस्तान इसमें लीड रोल इस तरीके से लेगा कि इनकी कोशिश होगी कि पुरअमन तरीके से, जैसे आप इमरान खान साहब ने कल कहा कि अशरफ गनी का मैं वेट कर रहा हूं, अभी मतलब दावत आई थी और प्रॉब्ली मैं विजिट करूंगा अफगानिस्तान को, वो विजिट मैं समझता हूं जरूरी है। उसमें पाकिस्तान का रोल और डोमिनेटिंग हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और उसमें जाना चाहिए वज़ीर आज़म को, जाएंगे उससे और बेहतर हालात हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर तारिक ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और न सिर्फ अंदरूनी तौर पर जो मसाइल उन पर बात कर रहे थे, बल्कि बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।